दोस्तों, जब आप 200 रुपए के नोट पर नजर डालेंगे तो उसमें साफ साफ लिखा होता है कि मैं धारक को 200 रुपए अदा करने का वचन देता, और उसी के साथ रिजर्व बैंक के गवर्नर की सिग्नेचर भी होते हैं। और ये केवल 200 रुपए के नोट पर नहीं, बल्कि भारत के हर एक नोट पर कुछ ऐसा ही लिखा होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसका मतलब क्या है, और क्यों भारत के हर नोट पर रिजर्व बैंक ऑफ गवर्नर के सिग्नेचर होते हैं? या फिर कभी आपने सोचा कि RBI जितना चाहे उतना नोट क्यों नहीं छाप देती? पर आपने ये तो जरूर सुना होगा कि RBI के पास सोने का कितना अंबार है, और कई लोग ये खबरें भी पढ़ते होंगे कि RBI ने इतने हजार करोड़ भारत सरकार को दिए। पर दोस्तों, ये सब होता कैसे है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की फंक्शनिंग किस तरह की जाती है? आज की इस वीडियो में मैं आपका दोस्त RBI के बारे में सब कुछ बताऊंगा। बस वीडियो के लास्ट तक इसी तरह बने रहिए। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे ब्लैक कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले नोटों के छपाई के बारे में बात करें तो RBI एक्ट 1934 के तहत RBI को बैंक नोट इशू करने की ताकत दी गई, और RBI की जो इकाई ये काम करती है उसका नाम है भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। RBI ज्यादा से ज्यादा 10,000 रुपए तक का नोट छाप सकती है। अगर RBI को उससे भी बड़ा नोट छापना हो तो RBI एक्ट 1934 में बदलाव करना होगा। इन नोटों को छापने के लिए भारत में 4 प्रिंटिंग प्रेस हैं, जो नासिक, देवास, मैसूर और साल्बोनी में हैं। रही बात नोटों के छपाई की, तो RBI शुरुआत में प्रिंटिंग प्रेस को एक शेड्यूल दे देता है जिसमें बताया जाता है कि कब कब और कितने नोट छापने हैं, और इसके लिए RBI सबसे पहले डेटा तैयार रखता है जो RBI के 19 रीजनल ऑफिस से मिले डेटा से तैयार होता है। इसके बाद RBI स्टैटिकली एनालिसिस का सहारा लेता है, यानी कि RBI पहले से गणना कर लेता है कि कितने नोट सर्कुलेशन में हैं, और कितने नोट पिछले साल नष्ट कर दिए गए, और कितने नोट नए छापे जाने हैं, और कितने खराब नोटों को इस बार बदला जाना है। इन सब की गणना करने के बाद RBI फाइनेंस मिनिस्ट्री को इंस्टेंट करेंसी डिवीजन से कंसल्ट करता है। तब जाकर फैसला लिया जाता है कि इस साल कितने नए नोट छापे जाने हैं। अब बात करते हैं सिक्कों की, क्योंकि कॉइनेज एक्ट 1906 के तहत सिक्कों की ढलाई का काम भारत सरकार के हाथों में होता है, और सिक्कों की ढलाई भारत में 4 जगहों पर की जाती है: अलीपुर, सैफाबाद, चेरलापल्ली और नोएडा में। इस एक्ट के मुताबिक भारत सरकार 1000 तक का कॉइन इशू कर सकती है, लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा कॉइन 20 रुपए का है, जो बहुत ही कम देखने को मिलता है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि RBI और भारत की सरकार जितना चाहे उतना नोट छाप सकती है, तो क्यों ये लोग खूब सारे नोट नहीं छापते हैं? तो दोस्तों, इसके लिए आपको समझना होगा, जो नोट आपके हाथ में है वो केवल एक कागज का टुकड़ा है, लेकिन जैसे RBI गवर्नर उस पर सिग्नेचर कर देता है तो उस कागज के टुकड़े की कीमत हो जाती है, और उसी के साथ एक कागज का टुकड़ा RBI के लिए लायबिलिटी बन जाता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि RBI के पास ऐसा क्या है जिसके बदले RBI गवर्नर नोट पर धारक को वादा करता है? तो दोस्तों, इसका जवाब है कीमती धातु सोना और भारतीय रिजर्व बैंक का फॉरेन रिजर्व। यानी साफ शब्दों में कहें तो RBI के पास जितना सोना, जितनी फॉरेन रिजर्व है, उतने नोट RBI इशू कर सकता है। और अगर RBI ने इससे ज्यादा करेंसी छापनी शुरू कर तो उसके बदले करेंसी की वैल्यू गिर जाएगी। लेकिन रुपए की वैल्यू क्रिएट करने के साथ साथ RBI को रुपए की वैल्यू को मेंटेन करके भी रखना होता है, जिसके लिए सबसे बड़ी बाधा है महंगाई। इसलिए महंगाई को कंट्रोल करने में RBI एक बड़ी भूमिका निभाता है। दोस्तों, महंगाई की बात करें तो ये पूरी तरीके से डिमांड एंड सप्लाई पे चलता है। जिस चीज की डिमांड ज्यादा होगी और सप्लाई कम होगा तो जाहिर सी बात है तो वो चीज ज्यादा महंगी होगी। लेकिन जिस चीज की सप्लाई ज्यादा होगी और डिमांड कम होगा, उस चीज की रेट मार्केट में कम हो जाएगी। महंगाई को कम करने के लिए RBI इसी तरीके का इस्तेमाल करता है। RBI इसके लिए अपनी मॉनेटरिंग पॉलिसी का सहारा लेता है। यानी साफ तरीके से कहा जाए तो अगर मार्केट में पैसा ज्यादा होगा तो लोगों की परचेजिंग पावर भी ज्यादा होगी, जिसकी वजह से लोग 10 रुपए की चीज 20 रुपए में खरीदने के लिए तैयार होंगे। लेकिन अगर मार्केट में पैसे का प्रभाव कम कर दिया जाए तो लोगों की परचेजिंग पावर भी कम हो जाती है, जिससे लोग कम खरीदते, और उस चीज की डिमांड भी कम हो जाती है, जिससे महंगाई नियंत्रण में आ जाती है। और इन सब को संभालने के लिए RBI को एक बड़ा प्रोसेस अपनाना पड़ता है। मार्केट को एनालिसिस करना पड़ता है, और बड़े बड़े एक्सपर्ट बैठकर आपस में घंटों बातचीत करते
करते हैं, तब जाकर तय किया जाता है कि मार्केट में कितना पैसा होना चाहिए और कितना नहीं, ताकि महंगाई को कंट्रोल में रखा जा सके। तो दोस्तों, अब तो आप समझ गए होंगे कि आरबीआई कैसे काम करता है, और अब आपका काम है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।